अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन इलेक्ट्रीशियन कोर्स में खुश आमदीद। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेक्चर का एक क्विक रिव्यू लेते हैं ताकि हम पिछले लेक्चर को आज के लेक्चर से कनेक्ट कर सकें। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया और इस टॉपिक को स्टार्ट लिया था। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी। इसमें सबसे ऊपर हमने मैटर को डिस्कस किया। मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे मैटर कहलाती है। हमारी पूरी कायनात मैटर से बनी है। हमारी कायनात का मेन इंग्रेडिएंट मैटर है। उसके बाद हमने एटम डिस्कस किया। एटम क्या चीज़ है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। मादे का छोटे से छोटा ज़रा एटम कहलाता है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ एटम को डिस्कस किया। एटम के अंदर फर्दर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उसका मेजर कंपोनेंट सेंट्रल न्यूक्लियस कहलाता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमने कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस देखा था कि कंडक्टर इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। ये बेसिकली दोनों इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाते हैं। और कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, करंट चलता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव कर सकते हैं इजीली? इसलिए मूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इस वजह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन ईजिली अवेलेबल होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल में, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और बाय फोर्स मूव करा सकते हैं। उसके बाद इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव नहीं कर सकते। कंडक्टर का अपोजिट इंसुलेटर होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव इसलिए नहीं कर सकते इंसुलेटर में कि इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इंसुलेटर्स में, इसलिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते और इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। तो ये दो डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर में, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। जी, तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है। ये डायग्राम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है किसी एटम का। जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया एटम के कुछ कंपोनेंट्स, तो यहाँ आपको इस डायग्राम के ज़रिए बहुत आसानी से समझ आ जाएगी और मैं आपको कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। देखें, सबसे सेंट्रल पार्ट ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। ये सेंट्रल पार्ट कहलाता है एटम का। ये यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस लिखा है, ठीक है जी। इस सेंट्रल पार्ट के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और ये इन प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये दो चीज़ें सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। इसके बाद सेंट्रल न्यूक्लियस के बाहर आप जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये दायरे नज़र आ रहे हैं, दायरे। इन दायरों को हम शेल कहते हैं और ये आउटर शेल कहलाते हैं। ये इनर शेल है, जो सबसे करीब होगा, न्यूक्लियस के करीब होगा, वो इनर शेल कहलाएगा, और जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसको हम आउटर शेल कहते हैं। इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में। ये बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। जिस तरह ये इनकी प्लेसमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, जब इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेचुरली है। एटम ऐसी चीज़ है जिसको ना हम बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये नेचुरली फिनोमेना है जिसको डिस्कवर किया गया और हमारे सामने इसको पेश किया गया और बताया गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और इससे किस तरह की एनर्जी हासिल की जा सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखें, सबसे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ग्रीन शक्ल में नज़र आ रहे हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सबसे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो सेम चार्ज बॉडीज़ होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं और अपोजिट चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्ज बॉडीज़ कहलाएंगे। जो अपोजिट चार्ज बॉडीज़ होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अप्लाई होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स जितना न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो जैसे ये सबसे लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस प्रोटॉन्स की वजह से और सेंट्रल न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी बनिस्बत इस वाले और इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के दूर हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो अब क्या होगा कि जब ये हमें सबसे आउटर वाला शेल में इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से यहाँ से मूव करा सकते हैं और मूव करा के दूसरे एटम की तरफ मूव कर सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हो जाएं। जब ये मूवमेंट इनकी स्टार्ट हो जाएगी एक प्रॉपर फॉर्म में, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और करंट में। अभी ये स्टैटिक पोजीशन में हैं और ये इन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, बट ये इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट नहीं हुए। ये उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होंगे जब ये मूवमेंट इनकी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो हमारा मकसद है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके दूसरे एटम में चले जाएं। तो इसके लिए हम सबसे आउटर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर सकें। जब ये मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। तो ये बेसिक यहाँ पर स्ट्रक्चर है। एक दो चीज़ें जो हमें ज़हन में रखनी है इसके मुताबिक, पहला ये है कि ये इनके दरमियान प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिवली अपोजिट चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और नेगेटिवली चार्ज सेम चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल कर लेंगी और अपोजिट चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी, ये इस डायग्राम की हद तक है। यहाँ तक ये डायग्राम आपको रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कर रही है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडमली मूवमेंट इनकी कैसे होती है। अभी तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। जो सबसे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एटम के सबसे लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये सबसे लास्ट शेल में मौजूद एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं एटम्स के अंदर, इनकी रैंडम मूवमेंट होती है। यहाँ देखें ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, तो ये एक रैंडम मूवमेंट कहलाती है। अच्छा, ये रैंडम मूवमेंट नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर्स के अंदर चलती रहती है, लेकिन हमें करंट हासिल करने के लिए और प्रॉपर इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल करने के लिए हमें इनकी एक कंटिन्यूटी प्रॉपर फॉर्म में मूवमेंट चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में और कंटिन्यू मूव करेंगे फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, तब हम कहेंगे कि ये कन्वर्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट में। अब ये डायग्राम आपको बता रही है फ्री रैंडम मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि इनकी मूवमेंट कैसे होती है। ये डायग्राम हमें बता रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर फॉर्म में एक डायरेक्शन की सूरत में मूव कर रहे हैं। अब ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई इनकी, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप ये देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। एक बैटरी का सिंबल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। जब आप इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट को, या हम कह सकते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, हम जब उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, बेसिकली वोल्टेज होते हैं।
वो वोल्टेज क्या करते हैं, वो बाई फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, बट यूनिफॉर्मली और एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कराते हैं। पिछली डायग्राम में आपने देखा एक रैंडम मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो रैंडम मूवमेंट कहलाती है। हमें प्रॉपर एनर्जी हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रिकल तवानाई हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रॉपर यूनिफॉर्मली प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए। तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, वो तभी हासिल हो सकती है जब हम उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी सोर्स अप्लाई किया, बैटरी सोर्स कहलाता है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ से इसकी डायरेक्शन चलेगी, यहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और आपको जैसे मैंने बताया कि अपोजिट चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब आप यहाँ से नेगेटिव सप्लाई देंगे, यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज़ की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ से इसको बाहर से फोर्स अप्लाई किया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू होंगे, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इस सूरत में हम कह सकते हैं, और ये एक कंप्लीट सर्किट कहलाता है, इसको हम कह सकते हैं क्लोज सर्किट। जैसे अब देखें कि यहाँ से फोर्स दिया हमने, और नेगेटिव टर्मिनल से यह हमने कनेक्ट किया एटम के साथ। इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आएंगे और यहाँ आके अपना मेन सोर्स के तरफ यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये कहलाएगा क्लोज सर्किट। जब कंप्लीट एक क्लोज सर्किट या एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टार्ट होगी, और इसको हम करंट का नाम देंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट को हासिल करते हैं थ्रू कंडक्टिंग मटेरियल, उनको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त तक करंट में कन्वर्ट नहीं होंगे जब तक हम इनको एक्सटर्नल फोर्स, जिसे हम नॉर्मल वोल्टेज कहते हैं, वो अप्लाई नहीं करेंगे। वो अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स क्या करेगी, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम से आज़ाद कराएगी, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आइटम में चला जाएगा। इसी तरीके से ये एटम फिर आगे मूव करता जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और हमें इन द रिज़ल्ट हमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होगी और इलेक्ट्रिक करंट हासिल होगा। तो यहाँ तक हमें ये समझ आया कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स फोर्स होता है, फोर्स है, एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर चलाते हैं। ठीक है जी। इस तमाम डिस्कशन के बाद अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब तक हमने जितना एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया और जितनी भी प्रीवियस हमने डिस्कशन की, इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि करंट क्या है। करंट को अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम करंट कहते हैं, और ये करंट हमें कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से हासिल होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये इलेक्ट्रिक करंट उस वक्त हासिल होगा जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम कोई प्रेशर देंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। उसके लिए हमें वोल्टेज चाहिए होते हैं। अब ये वोल्टेज जो है ये हमारा प्रेशर है, ये फोर्स है उसको चलाने के लिए। तो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या बनेगी? वोल्टेज इज़ द प्रेशर from an electrical circuit's power source that pushes charged electrons through a conducting loop, enabling them to do work such as illuminating a light। ठीक है जी। तो वोल्टेज क्या है? वो प्रेशर है जो पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर एक लूप सर्किट में, एक सर्किट की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आ जाती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को उर्दू में
मुज़ाहमत कहते हैं, रुकावट कहते हैं, ठीक है जी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तो उनको रास्ते में, उनको उस मूवमेंट में कुछ रुकावट पेश आती है, मुज़ाहमत पेश आती है, उसको रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। रेजिस्टेंस इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन टू करंट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये तीन चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली और यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है जी। मुझे उम्मीद है आपको एटॉमिक थ्योरी और बेसिक जो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, जैसे पहले हमने एटम डिस्कस किया, मैटर डिस्कस किया, कंडक्टर, इंसुलेटर डिस्कस किया, तो ये आपको अब तक चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी और इसके अंदर अब होपफुली कोई एम्बिग्यूटी